पढ़ा, मैं समझा तो रहा था कि इसमें इंटरेस्ट आ जाता है, फिर उसमें इन्वेस्टमेंट्स आ जाती हैं, रेवेन्यू इधर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाता है इंटरेस्ट की पेमेंट वगैरह, और उधर कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाता है लोन देना, इन्वेस्टमेंट देना, ये सब करना ना। ये तो बातें चलो ठीक थी, टेक्निकली पकड़ते हैं। स्टार्ट। आपने दो वर्ड हमेशा सुने हैं, मैं साइड पे लिख देता हूँ, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स एंड लायबिलिटीज। स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट की गई है, यदि वो किसी तरह का एसेट क्रिएट कर रही है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कोई भी जो एक्सपेंडिचर किया गया है, यदि वो किसी तरह का एसेट क्रिएट कर रहा है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा। मतलब वो किसी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई इनकम जनरेट करके देगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किसी भी तरह से कोई ऐसा रिसीव्ड किया गया है, कोई ऐसी रिसीविंग की गई है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर पर किसी तरह की लायबिलिटी जनरेट कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किसी भी तरह से किसी भी वे में कोई ऐसी पेमेंट्स रिसीव की जा रही है जो किसी तरह से लायबिलिटी क्रिएट करेगी, वो कैपिटल रिसीव्ड का पार्ट होगा। समझाऊंगा अभी बारी बारी। ये बात समझ में आई? मतलब सारी गेम चल रही है लायबिलिटी एंड एसेट। तो आपने एक चीज देखा, लायबिलिटी एंड एसेट दोनों एक ही साइड पे रिसाइड कर रहे हैं। वो किधर? कैपिटल और कैपिटल रिसीप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे एसेट जनरेट करके दे रहे हैं और कैपिटल रिसीप्ट हमारी लायबिलिटी जनरेट करके दे रही है। तो जहाँ पर एसेट्स यानी कि किसी तरह के फिजिकल या फाइनेंशियल एसेट्स डेवलप हो रहे हैं, वो कैपिटल बजट है, और जहाँ पर गवर्नमेंट की लायबिलिटीज की बात आ रही है, वो कैपिटल रिसीप्ट है। यही निश्चित करने के लिए हम दो तरह के अलग बजट मेंटेन करते हैं कि गवर्नमेंट कितना इन्वेस्ट कर रही है ऑन द, कितना एक्सपेंडिचर कर रही है ऑन द इन्वेस्टमेंट, दैट इज अंडर कैपिटल एक्सपेंडिचर, और गवर्नमेंट कितना एक्सपेंडिचर कर रही है फॉर द कंजम्पशन, दैट इज अंडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज अ काइंड ऑफ कंजम्पशन बाय द गवर्नमेंट and capital expenditure is a kind of investment by the government. ठीक है? तो there is a high level difference between consumption versus investment. कंजम्पशन जो आप करते हैं, कंजम्पशन पे जो आप खर्चा करते हैं, वो किसी तरह से कोई इनकम जनरेट करके आपको नहीं दे रहे हैं, ये एक तरह के बर्डन माने जाएंगे। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, किसी तरह से वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे और किसी तरह से इनकम जनरेट करके देंगे आपको, तो एक तरह से ग्रोथ का पैरामीटर माने जाएंगे। तो यहाँ से पता लग जाएगा कि जो एक्सपेंडिचर है टोटल बजट का किस हेडिंग में ज़्यादा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर वाली साइड में या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाली साइड में। तो फिर वहाँ से पता चल जाएगा कि गवर्नमेंट बजट का मेजॉरिटी हिस्सा कंजम्पशन पैटर्न में खर्च कर रही है या इन्वेस्टमेंट पैटर्न में खर्च कर रही है। ये बजट ग्रोथ ओरिएंटेड था या नहीं, ऐसी स्टेटमेंट लास्ट में आती है न्यूज चैनलों में। तब सोचते रहते हैं बड़े बड़े लोग बैठे टीवी पे कि भाई ये कंजम्पशन ओरिएंटेड है, मतलब ग्रोथ ओरिएंटेड क्यों नहीं है? बिकॉज उसमें मैक्सिमम एक्सपेंडिचर रेवेन्यू वाली साइड पे किया गया है, पैसा बचा ही नहीं कि कैपिटल वाली साइड पे भी एक्सपेंडिचर किया है। इसके बहुत सारे इम्प्लीकेशंस अभी समझाऊंगा। ठीक है, हम बात सबसे पहले करते हैं रेवेन्यू रिसीप्ट की। रेवेन्यू रिसीप्ट की बात करें तो कितने तरह के रिसीप्ट? टैक्स एंड नॉन टैक्स, टैक्स एंड नॉन टैक्स। डन? टैक्स की अगर हम बात करें तो टैक्स में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इनकम टैक्स, देन कॉर्पोरेट टैक्स, देन मैं जो लिखता हूँ अभी STT,
सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, then DDT, dividend distribution tax, then capital gain, very good, CGT, capital dividend distribution tax, income tax, corporate tax, security transaction tax, dividend distribution tax और capital gains tax. चलिए डन. Indirect में बोलिए. Service tax, service tax, excise, VAT, value addition tax, excise duty, import export duty, import export duty, बहुत है. चलिए ये टैक्स हो गया. चलिए बात करते हैं नॉन टैक्स की. नॉन टैक्स में आइए. नॉन टैक्स में आ जाते हैं फीस, फाइन, वैल्यू, पेनल्टी, डिविडेंड, प्रॉफिट और इंटरेस्ट भी तो मिलेगा इनको भी. इंटरेस्ट, ग्रांटेड, हो गया सारा. रेवेन्यू रिसीप्ट हो गया. चलिए अब बात कीजिए कैपिटल रिसीप्ट की. आ जाइए. पहला कैपिटल रिसीप्ट में डिवाइड करते हैं डेट, नॉन डेट. डेट में आ जाइए पहले इंटरनल डेट. इंटरनल डेट किससे? जैसे पब्लिक, आरबीआई, जैसे बैंक और अदर ऑर्गेनाइजेशन, पीपीएफ, प्री प्रोविडेंट फंड और एलआईसी वगैरह सबसे तो लेते ही है ना. अदर ऑर्गेनाइजेशन. ये हो गया एक्सटर्नल डेट. सॉरी, इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल डेट थे ना. एक्सटर्नल डेट. एक्सटर्नल डेट किससे? ECB, General Commercial Borrowing, Sovereign Loans. चलो नॉन डेट में बताओ मुझे. disinvestment and PSU, disinvestment, लोन रिकवरी. हाँ जी. और बस हो गया इसमें. चलिए गुड. ये बन गया सारा. अपना इधर आते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आइए. लैंड, लोन, पहले नॉन प्लान्ड वाले लिखते हैं. पहला सबसे पहले नाम खत्म करते हैं डिफेंस का. डिफेंस. दूसरा सैलरी, पेंशन्स, इंटरेस्ट, सब्सिडी और सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट, सब्सिडी. चलो प्लान वाला बोलो. 5 ईयर प्लान. Central grants. ग्रांट्स, सिंपली ग्रांट्स. ओके. चलो कैपिटल एक्सपेंडिचर में मुझे बताओ. पहला लोन्स टू अदर कंपनीज. दूसरा इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल Infrastructure. इन्वेस्टमेंट इन कंपनीज. वेरी गुड. जैसे कि PSU. डन. सारा ग्राफ पूरा ओके हो गया ना सारा ही. चलो आप स्टार्ट करते हैं. देखो अब देखिए बात करते हैं स्टार्टिंग से. सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि रेवेन्यू रिसीप्ट में जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू रिसीव हो रहा है दैट इज नॉन रिडीमेबल. इसको हम क्या कहेंगे? नॉन रिडीमेबल. दैट इज नॉन रिक्लेमेबल. इसे आप रिक्लेम नहीं कर सकते. ये रिडीम नहीं होगा, ये वापस नहीं होगा. क्या आप अपना इनकम टैक्स वापस ले सकते हैं? या इस पे आपको सरकार को कुछ देना है? क्या कॉर्पोरेट टैक्स पे कुछ देना है सरकार को आपको? क्या एसटीटी पे, डीडीटी पे या कैपिटल गेन्स पे टैक्स पे आपको कुछ देना है? कुछ वापस करना है?
क्या सर्विस टैक्स, वैट, एक्साइज ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, ये क्या आपको सरकार को वापस देना है? No. किसी भी वे में देना है? नहीं देना। आप सरकार से ये रीक्लेम या इस पे कुछ रीक्लेम नहीं कर सकते, कुछ रीडीम नहीं कर सकते। ये इसकी खासियत होती है रेवेन्यू रिसीप्ट की। क्या फीस वापस करना है सरकार को? क्या फाइन, पेनल्टी, डिविडेंड, प्रॉफिट, इंटरेस्ट और ग्रांट जो एक बार गवर्नमेंट को रिसीव हो गई है विदेशों से किसी को, क्या ये कोई वापस करना है? नहीं। क्या इस पे कुछ वापस करना है? नहीं। तो ऑल इन ऑल पूरा का पूरा रेवेन्यू रिसीप्ट जो होता है ये नॉन रिडीमेबल होता है, ये नॉन रिक्लेमेबल होता है। ये खासियत होती है इसकी। आई बात समझ में? ओके। अब आगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो किसी भी तरह से आप ये देख रहे हैं कि ये जो है कोई भी गवर्नमेंट के ऊपर किसी तरह की कोई लायबिलिटी नहीं क्रिएट कर रहा है। रेवेन्यू रिसीव्ड क्या गवर्नमेंट पे कोई भी डायरेक्ट लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है? देनदारियां नहीं। यही लाइन पहले बोल के हटा था। तो इसमें लायबिलिटी वाला वर्ड तो एडजस्ट ही नहीं होता ना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करते, डिफेंस पे पैसा लगाया, क्या गवर्नमेंट को किसी तरह से कुछ रिवर्ट आ रहा है? नहीं। क्या गवर्नमेंट का कोई फिजिकल या फाइनेंशियल एसेट बन रहा है? नहीं। सैलरियां दी जा रही हैं, पेंशन दी जा रहे हैं, इंटरेस्ट उल्टा दिया जा रहा है, सब्सिडियां दी जा रही हैं। क्या किसी भी वे में ये जो एक्सपेंडिचर हो रहा है किसी तरह से गवर्नमेंट का कोई एसेट फॉर्म हो रहा है? नहीं। तो कोई एसेट नहीं डेवलप हो रहा है। इसी तरह से ये जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर के थ्रू पैसा लगाया जा रहा है, इसमें आपको एक बात समझनी है, जब भी मैं बोलूँ एसेट माने कि लायबिलिटी और एसेट फॉर द गवर्नमेंट, ठीक है। जब भारत सरकार किसी तरह की कोई सड़क बना करके दे रही है, ये 5 ईयर प्लान के तहत गवर्नमेंट ने एक नेहरूवियन मॉडल अडॉप्ट किया और उस मॉडल के तहत 5 ईयर प्लानिंग प्रोसेस अपनाया। उस 5 ईयर प्लानिंग प्रोसेस के थ्रू हर 5 साल के लिए एक चीज को टारगेट किया जाता था। जैसे फर्स्ट प्लान में एग्रीकल्चर, जैसे सेकंड प्लान में हैवी इंडस्ट्री, और फिर 5 ईयर तक उस चीज को लेकर के एलोकेशन किया जाता था। 5 ईयर का इकट्ठा, लेकिन दिया एनुअली जाता था बजट के थ्रू, ठीक है। तो एग्रीकल्चर को दे दिया, एलोकेट कर दिया, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कर दिया, लेकिन इससे इमीडिएटली गवर्नमेंट को तो कोई रिटर्न नहीं आ रहा ना, ये गवर्नमेंट का तो कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा ना। इसी तरह से ये भी एक तरह से नॉन एसेट क्रिएटिंग एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का। ठीक, ये ग्रांट भी, हाँ, जो ग्रांटें दी जाती हैं राज्यों को, राज्य सरकार उनमें से कुछ पैसा इस तरह से प्रयोग करती है कि एसेट्स क्रिएट होते हैं। उसका यूटिलाइजेशन कहाँ है समझा दूंगा। अदरवाइज इसको भी नॉन एसेट क्रिएटिंग एक्सपेंडिचर माना जाता है। तो ये रिसीप्ट किसी तरह की लायबिलिटी जनरेट नहीं कर रहा, ये एक्सपेंडिचर किसी तरह का एसेट जनरेट नहीं कर रहा। दिस इज रेवेन्यू बजट। आए कैपिटल बजट में आते हैं। कैपिटल रिसीप्ट की बात करते हैं। सरकार ने डेट लिया, चाहे पब्लिक से, चाहे आरबीआई से, चाहे बैंक या अदर ऑर्गेनाइजेशन से, इंटरनल डेट। सरकार को डेट का प्रिंसिपल अमाउंट रीपे करना है, सरकार को इंटरेस्ट रीपे करना है। लायबिलिटी क्रिएट हो गई इस रिसीप्ट पे, तो कैपिटल रिसीप्ट पे लायबिलिटी क्रिएट हो गई। डन? चाहे फिर वो इंटरनल है, चाहे फिर वो एक्सटर्नल है। इसमें भी एक झोल रहता है। इंटरनल बोरोविंग कर लो तो भी बुरी नहीं है, एक्सटर्नल बोरोविंग बहुत घातक है, समझाऊंगा। क्योंकि एक्सटर्नल बोरोविंग में देश का रिसोर्स बाहर जाने लगता है। इंटरनल बोरोविंग में देश का रिसोर्स रहता देश में ही है, एक पर्सन से दूसरे से तीसरे में वेरी कर जाता है, परचेजिंग पावर और जीडीपी इंटैक्ट रहता है, लेकिन एक्सटर्नल बोरोविंग में विदेश जाने लगता है। इसलिए फिर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी फुली अलाउड नहीं है। आई बात समझ में? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल बोरोविंग एंड इंटरनल बोरोविंग। आगे आते हैं। अब इसमें भी दो चीजें होती हैं। क्या? जब हम कैपिटल रिसीव करते हैं, हम दो चीजों को जन्म देते हैं, या तो हम लायबिलिटी को जन्म देते हैं, या हम अपना एसेट कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं, एसेट लूज कर जाते हैं, जहां से हमें इनकम जनरेट हो रही होती है। लायबिलिटी बर्थ देते हैं और एसेट को कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं।
हमें नॉन डेट के थ्रू पीएसयू से डिसइन्वेस्टमेंट करके इनकम हुआ, लेकिन हमने पीएसयू में अपना एसेट लूज कर दिया, शेयर लूज कर दिया, 50% हिस्सा था, 30% निकाल लिया। अब आगे भी पीएसयू प्रॉफिट कमाएगी, सिर्फ कितने पे डिविडेंड मिलेगा? 20% पे। 30% पे अब डिविडेंड नहीं मिलेगा, वन टाइम में विड्रॉ कर लिया है, तो एसेट क्या कर दिया? कॉम्प्रोमाइज, फिर कमाई हुई। दूसरा, लोन पे इंटरेस्ट आ रहा था, लोन ही रिकवर कर लिया, लोन ही ले लिया, आगे से इंटरेस्ट आएगा कुछ, एसेट क्या कर लिया? कॉम्प्रोमाइज, खींच लिया, विड्रॉ कर लिया, या तो लायबिलिटी जनरेट कर ली या एसेट कॉम्प्रोमाइज कर दी। ये होता है कैपिटल रिसीप्ट में। दूसरा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, लोन दिया गया दूसरी गवर्नमेंट को, असल भी आएगा, ब्याज भी आएगा, एसेट क्रिएट किया, इन्वेस्टमेंट किया फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में, कोई डैम बनाया, कुछ बनाया, कोई मशीनरी एक्वायर की, कोई बिल्डिंग, कोई फैक्ट्री एक्वायर की, कमाई का जनरेट करके देगी। किसी तरह की कंपनी में से हिस्सेदारी डाली, डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। किसी तरह से विदेशी सरकारों को लोन दिया तो उस पर ब्याज भी आएगा, असल भी आएगा, सारा का सारा एसेट क्रिएट है। क्या एसेट क्रिएट हो रहा है? फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल एसेट, फिजिकल एसेट, फिजिकल एसेट। दो तरह के एसेट डेवलप किए, फिजिकल और फाइनेंशियल। सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसे पंजाब सरकार को 20,000 करोड़ का लोन दिया है 10 साल के लिए, और उस पर 5% ब्याज लेती है, तो हर साल पंजाब सरकार उसे ब्याज भी देगी और 10 साल बाद 20,000 करोड़ भी वापस देगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एसेट ही हुआ, कमाई करके देना। फाइनेंशियल एसेट है ये फाइनेंशियल एसेट है, लोन टू अदर गवर्नमेंट या कंट्री। अच्छा, ये लोन टू अदर गवर्नमेंट को किसी तरह का कोई लोन प्रोवाइड करा, उसने किसी तरह का कोई फाइनेंस फिजिकल एसेट डेवलप कर लिया या कोई भी ऐसी चीज बना ली, तो उसमें कई तरह के फिर इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं। या तो आप उनसे लोन रीपे करवा सकते हो, या आप उनसे उसमें शेयर होल्डिंग ले सकते हो, कमाइयाँ ले सकते हो, बहुत सारे मुद्दे की बात है। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर दो तरह के एसेट डेवलप करके देता है, फिजिकल और फाइनेंशियल। बस ये है इम्पोर्टेंट बात। चलिए अब सारी टर्म्स एक्सप्लेन करते हैं। बजट डेफिसिट एक टर्म था, बजट डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, कैपिटल डेफिसिट भी था। चलो सब वन बाय वन करते हैं। पहले तो एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि फाइनेंस मिनिस्टर का रोल क्या रहता है, फाइनेंस मिनिस्टर का टारगेट क्या रहता है। अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कोशिश ये होनी चाहिए फाइनेंस मिनिस्टर की कि जितना भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो रहा है, जितना भी डिफेंस, सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट, सब्सिडी पर 5 ईयर प्लान, ग्रांट, जितना भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो रहा है, वो सारा का सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीप्ट से मीट हो जाए। जितना भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो रहा है, सारा का सारा किधर से पूरा कर लेना है? रेवेन्यू रिसीप्ट से। माने 1 लाख का खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हो रहा है तो 1 लाख रुपए रेवेन्यू रिसीप्ट के थ्रू आ जाना चाहिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीप्ट, माने रेवेन्यू डेफिसिट 0 रहना चाहिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माने रेवेन्यू रिसीप्ट, रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट 0। ऐसा आदर्श है, ये आइडियल सिचुएशन है। अब जो भी ऐसा नहीं होगा तो क्या कांड होगा देखना। खर्चा करा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बहुत जबरदस्त। सबसे पहली जरूरत क्या है? 2 तरह के गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या डिफेंस का खर्चा घटा सकते हैं? दिस इज कमिटेड, दिस हैज टू बी डन, बिकॉज़ दिस इज मैंडेटरी। क्या सैलरियां नहीं देंगे? दिस इज कमिटेड। सैलरी नहीं देंगे तो फिर देश ही क्या रहेगा? खत्म। क्या पेंशन ही नहीं देंगे? दिस इज कमिटेड। क्या जिनसे लोन लिया उनको इंटरेस्ट नहीं देंगे? वो सबसे पहले। और हैरानी की बात है, रेवेन्यू रिसीप्ट में मैंने बता दिया कि कॉर्पोरेट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स में सबसे धाकड़, इनडायरेक्ट टैक्स में सर्विस टैक्स सबसे धाकड़, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सबसे धाकड़ इंटरेस्ट है टॉप पे। सबसे ज्यादा हम इंटरेस्ट पे करते हैं। एक बार समझ लो, क्या इंटरेस्ट नहीं देंगे? वो तो सबसे पहले लेके जाएंगे, इंटरेस्ट देंगे। ये देने का है, ये भी देने का, सैलरी भी देने का, डिफेंस भी। इसलिए जब भी गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट की कंडीशन में आती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं एलपीजी सब्सिडी छोड़िए प्लीज, क्योंकि एक ही चीज पे स्कोप बचता है, रैशनलाइजेशन ऑफ द सब्सिडी। If we want to reduce the fiscal deficit,
we have to rationalize the subsidy. There is no other option. और कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसलिए फिर सरकार कहती है कि 10 लाख से अधिक आय वाले के खाते में अब एलपीजी सब्सिडी नहीं आएगी, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ सब्सिडी को छेड़ सकते हैं। और ऐसा कहते हैं हमेशा यूनियन वाले और वेलफेयर वाले, कहते हैं गवर्नमेंट का बजट इस बार डेफिसिट में है ना, इससे वेलफेयर स्कीम हार्म होंगी, सबसे ज्यादा मार देखना आम जनता पे पड़ेगी। आपने कभी सुनी नहीं ये लाइन कि इस बार गवर्नमेंट डेफिसिट में जा रही है, सबसे ज्यादा मार जनता पे पड़ेगी। क्यों? गवर्नमेंट सब्सिडियां घटाएगी और कोई तो घटा नहीं सकती, तो मार तो पड़नी आई बात समझ में। तो सब्सिडी घटाओ, इससे जनता मरेगी, क्योंकि सब्सिडी इज अ काइंड ऑफ वेलफेयर प्रोग्राम ना। इफ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वेलफेयर स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट दैट इज इंड्यूस्ड इन द सब्सिडी पार्ट, इसी के थ्रू तो होती है वेलफेयर। किस पे? फर्टिलाइजर पे सब्सिडी। There are two type of subsidies, implicit and explicit. अब बोलना पड़ता है। सब्सिडी की टाइप देखिए, implicit, explicit. Implicit वो है जो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने कुछ चीजें अंडरप्राइज्ड कर दी है, अंडरवैल्यूड कर दी है, उसी में घुसा दिया है, निहित है। जैसे एजुकेशन सस्ती कर दी स्कूलों की, कॉलेजों की, वो इम्प्लीसिट सब्सिडी। क्या आपके किसी के खाते में पैसे आते हैं क्या? नहीं। जैसे गवर्नमेंट ने हेल्थ सस्ती कर दी, आप सिविल हॉस्पिटल ट्रीटमेंट लेने जाते हैं, ऐसा होता है कि ਤੁਹਾਡੇ खाते में सब्सिडी पा देंगे, सस्ता ही मिलता है, ट्रीटमेंट ही सस्ता मिलता है। दैट इज विच सब्सिडी? दैट इज इम्प्लीसिट सब्सिडी। लेकिन फर्टिलाइजर पे, इंटरेस्ट पे, लोन इंटरेस्ट पर, बाकी एलपीजी पे आपको सब्सिडी ओपनली दी जाती है, डायरेक्ट आपके खाते में, दैट इज एक्सप्लिसिट, बाहर से। तो देयर आर टू टाइप ऑफ सब्सिडीज, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। सरकार फिर इसको घटा, इसी के थ्रू तो होता है वेलफेयर। सरकार सस्ता सिलेंडर देगी, ये वेलफेयर हुआ। सरकार सस्ता लोन देगी, सरकार सस्ती शिक्षा, सस्ती सेहत, ये सब क्या है? ये तो वेलफेयर है। ये किसके थ्रू होता है? ये होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नॉन प्लेन एक्सपेंडिचर में। तो एनजीओज और बड़े बड़े ग्रुप फिर कहते हैं कि अब आपको कुछ नहीं मिलेगा और अब आप बजट मैनेजमेंट के नाम पे कटौती करोगे वेलफेयर स्कीमों की, माने कि आप सब्सिडियां काटोगे, तो सरकार सब्सिडी काट नहीं पाती। दिक्कत यहाँ पे फंसती है, वो सरकार फिर अगले बार चुनाव में जीत नहीं पाती। यहीं पे सरकार का पेच फंसा हुआ है। हर बार जो बजट डेफिसिट बढ़ते ही जा रहा है, उसका रीजन है ये कि ये सब तो कमिटेड पेमेंट्स हैं, इसी पे स्कोप है, बट ये काट नहीं पाना आम जनता का विषय बन जाता है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए सरकार इनमें किसी में कटौती नहीं कर सकती, डन डन जी, सरकार किसी में कटौती नहीं कर सकती है, तो स्कोप ही नहीं है। सरकार के पास और स्कोप क्या है कि ग्रांटें ना स्टेटों को देनी पड़ेगी। टैक्स लिया है, उनसे हिस्सा लिया है, 42% शेयर उनके साथ करना पड़ेगा। माने कि टैक्स कलेक्ट हुआ सारा 100 रुपया, तो 42 रुपीज स्टेटों को वापस देना पड़ता है, क्योंकि स्टेटों से कलेक्ट किया जाता है। दो तरह होते हैं, तो सीधा केंद्र सरकार राज्य में जाके टैक्स कलेक्ट करके ले आती है, और एक राज्य सरकार कलेक्ट करके केंद्र को दे देती है, और एक केंद्र राज्य में जाके कलेक्ट करके राज्य को दे देती है। ऐसा 3 तरह का मैकेनिज्म रहता है। लेकिन इसमें 42% सेंटर को स्टेट को देना पड़ता है। ये भी मैकेनिज्म समझाऊंगा कि ऐसा 42% सबको नहीं मिलता, इसको 42, इसको 42, इसको 42। पूरा जो पूल इकट्ठा हुआ उसमें से डेवलप्ड राज्यों को, जैसे गुजरात जैसे राज्यों को मात्र 3-4% ही मिलता है, और पिछड़े राज्यों को जैसे बिहार, यूपी जैसे राज्यों को 20-22% शेयर ऑफ दैट 42% मिलता है। ऐसा शेयर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये भी कराना है। सेंटर स्टेट के बीच में फाइनेंशियल रिलेशन एक चैप्टर है ना, उसमें ये भी पढ़ाना है आपको, दिमाग सेट हो जाएगा। अब मुद्दे की बात है कि ग्रांट में कटौती हो सकती है, 5 ईयर प्लान तो है ही है, मतलब वो तो एलोकेटेड ही है काम। तो ये सारा क्या है, एक तरह से दिस इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ये सारा। तो आप फिर क्या करेंगे? मजबूरी है, लाख रुपए एक्सपेंडिचर कर दिया है और इधर से आया 50,000 रुपए रेवेन्यू रिसीव के थ्रू, 50,000 डेफिसिट में थे, किधर से खींचेंगे? आपके पास और कोई स्कोप नहीं बचता है। फिर आप यहाँ से जो पैसा आ रहा है आपके पास, ये आप ऐसे खींच के इधर ले जाएंगे। कैपिटल रिसीप्ट वाला, रेवेन्यू रिसीप्ट वाला तो खाली सूख गया ड्रम्स, जैसे 2 ड्रम पड़े हैं, पहले इधर से पानी भर के नहा रहे, वो ड्रम खाली, अब दूसरा ड्रम, है ना। जबकि बोला गया था कि दूसरे ड्रम से चावल और दाल बनानी है, कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, लोगों का पेट भरे, लेकिन उसको भी उधर ड्रम का पाइप इधर से उधर डाल के बस उससे भी नहा ही लिया, वो भी कोई काम करे।
तो ये पैसा आप खींच के ले जाओगे कहाँ है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, कंजम्पशन में। तो कौन हार्म होगा? इन्वेस्टमेंट। देश प्रभावित होता है मनी की इन्वेस्टमेंट। इसीलिए दो डिवीजन करी, रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट। पता हो कि पैसा जाता किधर, कि जो इकोनॉमिस्ट हैं वो क्रिटिकली एनालिसिस कर सके गवर्नमेंट के बजट का, कि वो बोलेंगे कि आपने तो सारा पैसा जितना आया दोनों तरीके से सारा घुसा दिया इधर कंजम्पशन वाले में, फ्यूचर ग्रोथ की तरह कंट्री की जीडीपी मेंटेन करने के लिए क्या किया? कोई लोन नहीं दिया, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करा, कोई कंपनियों को नहीं हिस्सेदारी डाली, कोई अदर कंट्री को नहीं दिया, सारा उठा के डिफेंस, सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट, सब्सिडी, ग्रांट में घुसा दिया। क्या किया? तो फिर ये चेक होता है गवर्नमेंट, और ये पैरामीटर होता है देखने का कि देश का इकोनॉमी किस दिशा में जा रही है आने वाले समय में। और इसी को देख के इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आपके देश की क्रेडिट रेटिंग करती हैं। और यदि भारत सरकार बहुत अधिक इधर लगाएगी पैसा तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज रेटिंग वीक कर देगी। गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी है, जो बॉन्ड है मार्केट में वीक रेटेड होंगे, रेटिंग अच्छी नहीं होगी, तो ब्याज बहुत भारी देना पड़ेगा सरकार को, ब्याज बहुत हैवी देना पड़ेगा, और फिर जाके लोन मिलेगा नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट से। इतना सॉलिड इम्पैक्ट होता है इसका। आई बात समझ में? अगला पॉइंट इसमें अब आता है, नेक्स्ट पॉइंट। इतना समझ में आ गया सारा? कि नेचुरली इधर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरफ पैसा जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। अब समझिए आगे। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इजी कंसेप्ट हुआ करता था किसी टाइम पे, बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट 97-98 में डिसकंटिन्यू कर दिया, कैसे इसका कुछ है ही नहीं, फायदा बताइए। क्या होता था बजट डेफिसिट? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर। इसको क्या बोलेंगे? टोटल एक्सपेंडिचर। आगे टोटल एक्सपेंडिचर का फिगर रेवेन्यू रिसीव प्लस कैपिटल रिसीव, माने टोटल रिसीव। टोटल रिसीव। और व्हाट इज बजट डेफिसिट? व्हाट इज बजट डेफिसिट? बीडी। बजट डेफिसिट इज टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीव। टोटल एक्सपेंडिचर माने माइनस टोटल रिसीव, ये बजट डेफिसिट। टोटल एक्सपेंडिचर माने माइनस टोटल रिसीव। अब हम बात करते हैं रेवेन्यू डेफिसिट की। रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होगा बताइए? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव। नेचुरली ये माइनस में आएगा, ये माइनस में आएगा, तो माने हमें पता रहेगा कि हमें कंजम्पशन के लिए कितना पैसा चाहिए। मतलब हमें क्या पता रहेगा कि हमें कंजम्पशन के लिए कितना पता चाहिए। 1 मिनट में पेपर निकल के आना, प्रिंट आउट सांसदों के सामने दिखाना रेवेन्यू बजट अपना। अच्छा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 10 लाख, अच्छा रेवेन्यू रिसीव 4 लाख, 6 लाख माइनस, मैंने खाने के लिए 6 लाख चाहिए तुम्हें, 6 लाख। अब देखते तुम पूरा किधर से करते हो। बजट डेफिसिट हो गया, रेवेन्यू डेफिसिट हो गया। अब हम बात करते हैं कैपिटल डेफिसिट। मैंने आपको एक बात बताई ना कि रेवेन्यू डेफिसिट माइनस में आया, देखना कैपिटल डेफिसिट में ऐसा नहीं होगा। कैपिटल डेफिसिट, ये बात बहुत टेक्निकल है, समझ लीजिए। कैपिटल डेफिसिट क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रेवेन्यू, है ना? कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीव्स, ठीक है। कैपिटल रिसीव डन। तो मतलब ये माइनस में हुआ, कैपिटल डेफिसिट माइनस में हुआ। लेकिन एक बात देखना कि कैपिटल रिसीव में आ क्या रहा है? डेट एंड नॉन डेट। ये जैसे ही माइनस में होगा, जो गवर्नमेंट है उतना इक्विवेलेंट डेट लेके इसे बराबर करेगी। ये जीरो रहेगा हमेशा, कैपिटल डेफिसिट हमेशा जीरो ही आएगा।
कैपिटल डेफिसिट हमेशा क्या आएगा? जीरो आएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि कैपिटल डेफिसिट हमेशा रेवेन्यू डेफिसिट से कम रहेगा और रेवेन्यू डेफिसिट हमेशा फिस्कल डेफिसिट से कम रहेगा। समझाता हूँ कैसे। कैपिटल डेफिसिट हमेशा रेवेन्यू डेफिसिट से कम रहेगा और रेवेन्यू डेफिसिट हमेशा फिस्कल डेफिसिट से कम रहेगा, मतलब सबका बाप फिस्कल डेफिसिट। ठीक, सब ठीक है। पहले रेवेन्यू डेफिसिट, फिर कैपिटल डेफिसिट, बजट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, तो बजट डेफिसिट तो निकाल ही दिया, उसको तो उड़ा ही दो। आप समझते हैं अपन फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू डेफिसिट रेवेन्यू डेफिसिट और क्या होना चाहिए? प्लस कैपिटल डेफिसिट ना, वही होगा ना ये? Yes, sir. समझ आई बात? Yes, sir. फिस्कल डेफिसिट क्या होगा? रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल डेफिसिट। लेकिन इसमें एक गेम है, वो क्या है वो समझ नहीं आता। देखो ध्यान से, रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल डेफिसिट नहीं लिखूंगा मैं क्या लिखूंगा? प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर ठीक है, प्लस एक्सपेंडिचर प्लस, पहले कैपिटल का एक सिस्टम निकालते हैं। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं? फिस्कल डेफिसिट ना। लेकिन फिस्कल डेफिसिट निकालते टाइम आप एक चीज देखिए, फिस्कल डेफिसिट की फिगर कभी आएगी ही नहीं अगर हम उसमें डेट के थ्रू रिसीव के पैसे काउंट करते रहेंगे। उसे हम रिसीप्ट का पार्ट नहीं मान सकते ना। डेट के थ्रू जो पैसा उठा रहे हैं हम, उसे हम रिसीप्ट का पार्ट यदि मानेंगे तो फिर डेफिसिट काहे का होगा? पता कैसे लगेगा कितना डेट उठाना है? बात समझ में आई किसी को? Yes, sir. अगर हम डेट के थ्रू पैसा उठाते रहेंगे और उसको काउंट करते रहेंगे रिसीप्ट में, तो पता कैसे लगेगा कितना पैसा उठाना है? Yes, sir. तो उसे एक्सक्लूड करना होगा। फिस्कल डेफिसिट कैसे होता है? रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल डेफिसिट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। समझ आई बात? फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल डेफिसिट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग माइनस बोरोइंग। बोरो जो करा है उसे तो निकालना होगा ना, तभी डेफिसिट का पता चलेगा ना। कोई डाउट इसमें? No, sir. यदि किसी को डाउट है तो बताओ। अब फॉर्मूला बनाते हैं दिमाग से। हम फिस्कल डेफिसिट काउंट कर रहे हैं ना, तो मेरे बच्चों एक्सपेंडिचर माइनस करना होगा ना। एक्सपेंडिचर ऐड थोड़ी ना करेंगे, एक्सपेंडिचर माइनस करना होगा। पूरा फॉर्मूला कैसे बनेगा? फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू रेवेन्यू डेफिसिट माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, प्लस कैपिटल रिसीप्ट माइनस डेट। समझ आया फॉर्मूला? Yes, sir. फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू डेफिसिट का ऑल इन ऑल सारा ही, उसमें से माइनस। अब ये भी तो हम डेफिसिट में आएंगे ना, अगर इसके थ्रू कोई भी पैसा खर्च रहे हैं एक तरह से तो डेफिसिट में ही आएंगे ना, खर्चा ही हो रहा है, एक्सपेंडिचर ही हो रहा है, तो माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन कुछ कमाई भी हो रही है, प्लस कैपिटल रिसीप्ट, बट उसमें से माइनस करा डेट माइनस करा, सिर्फ नॉन डेट वाला पेमेंट। ठीक है, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, कैपिटल रिसीप्ट ऑफ नॉन डेट। डन। फिस्कल डेफिसिट प्लस रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल डेफिसिट माइनस बोरोइंग। डन। ओके, बोरोइंग माइनस कर दी हमने। अब इसमें से हमें क्या पता चला कि ये जो इक्वल टू के इधर फिगर आएगी उतना ही हमें फाइनेंस करना है, उतना ही हमें क्या करना है? फाइनेंस करना है। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल डेफिसिट
माइनस बोरोइंग, तो जो फिगर फिजिकल डेफिसिट के इक्वल टू में आएगी उतना ही हमें क्या करना है, बोरोइंग, तो वो क्या होगी हमारी डेफिसिट फाइनेंसिंग फॉर दैट ईयर। ठीक है, ठीक है, Yes, आई sir. बात समझ में। अब इसमें एक और लास्ट कंसेप्ट जोड़ना है जो सबसे माइंड ब्लोइंग कंसेप्ट है। इतना अब तक सबको समझ आया? Yes, sir. बजट डेफिसिट क्लियर हुआ, Yes, sir. कैपिटल डेफिसिट सब क्लियर हुआ, रेवेन्यू डेफिसिट क्लियर हुआ, फिस्कल डेफिसिट क्लियर हुआ। अब देखो लास्ट कंसेप्ट जो बार बार एग्जाम लगेंगे, ऐसे मान लीजिए मल्लिकार्जुन खड़गे ऑपोजिशन में खड़े हैं और वो अरुण जेटली को बोलेंगे कितना फिस्कल डेफिसिट, तो उसमें अरुण जेटली बोलेगा, वो साउथ इंडियन है वैसे बोलता है, उसमें अरुण जेटली बोलेगा कि इतना बोलेगा 15 साल से तुम्हारी सरकार थी, तुमने जो इतने भयंकर लोन उठाए थे डेट, उसका इंटरेस्ट भर के माने इंटरेस्ट भी तो नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर में आ रहा है और इंटरेस्ट ही सबसे हैवी पेमेंट है। तो इस बार का जो मेरा फिस्कल डेफिसिट हो रहा है वो तो माई इंटरेस्ट की वजह से ही हो रहा है। मेरा इतना सॉलिड फिस्कल डेफिसिट इंटरेस्ट की वजह से हो रहा है। बीजेपी सरकार खराब नहीं है तो फिर वो उसके सामने एक और पेज लेके आएगा, बोलेगा इसको देख, वो क्या है, प्राइमरी डेफिसिट, बोलेगा इस बार का देख डेफिसिट, मेरा डेफिसिट देख, प्राइमरी डेफिसिट देख। अब वो कुछ नहीं होता है, बड़ा सिंपल होता है, समझा देता हूँ क्या होता है। बहुत ही सिंपल, जैसे सपोज किया हमने, क्या बताना है कि अरुण जेटली कितना उठा रहा है बाजार से। भाई बीजेपी बड़ी ताक मार रही है कि भाई हम यूपीए सरकार से बड़े अच्छे हैं, एनडीए वाले, प्रूव कैसे करेंगे, एक ही पेज हवा में उड़ा देगा। ये बताने के लिए कि भाई पिछली सरकार का इंटरेस्ट का बोझ निकाल दो, तो देखो हमारा डेफिसिट कितना कम है, वो क्या है, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। खत्म कहानी, इंटरेस्ट उड़ा दो इसमें से, ये प्राइमरी डेफिसिट, सारे ही डेफिसिट हो गए, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, कैपिटल डेफिसिट, बजट डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, ऑल द टर्म्स। उसी में नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में फर्स्ट इज planned expenditure. The very first point is detailed under the current 5 year. Detailed under the current 5 year plan. चलिए यहाँ से एक रोचक तथ्य समझा, सुनिए। 2012 से 2017 तक 5 साल के लिए 12वां 5 ईयर प्लान चल रहा था, 12th 5 ईयर प्लान चल रहा था। यानी कि नरेंद्र मोदी की एनडीए की गवर्नमेंट आने के बाद प्लानिंग कमीशन और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का अंत करके नीति आयोग का जन्म किया गया। लेकिन क्योंकि 5 ईयर प्लान चल रहा था उसे एबॉलिश नहीं कर सकते, तो 5 ईयर प्लान इस बार 31 मार्च को खत्म हुआ है, 31 मार्च 2017 को खत्म हुआ है। और जो इस बार बजट आ गया था वो 1 फरवरी को आया था, और जो बजट आता है वो फाइनेंशियल ईयर के लिए आता है, इसलिए कभी बजट ऐसा नहीं लिखा जाता, बजट लिखा जाता है 2017-18। 2017 के 1 अप्रैल से 2018 के 31 मार्च तक का बजट होता है। इकोनॉमिक सर्वे भी ऐसे ही लिखा जाता है, बजट भी ऐसे ही लिखा जाता है, सब कुछ ऐसे ही लिखा जाता है, क्योंकि ये किसको दर्शाता है, ये फाइनेंशियल ईयर को दिखाता है, नॉट एन नॉर्मल एनुअल ईयर। ठीक है, और इस बार के बजट में ये प्रस्ताव पारित किया गया है कि जब अगला 2018 से 19 का बजट आएगा, इसमें प्लान्ड एंड नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर का डिवीजन खत्म कर दिया जाएगा।